हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज फोक हॉरर मूवी ब्रह्म युगम को एक्सप्लेन करूंगी। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है राहुल सदाशिवन ने और इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही रिलीज किया गया है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी में कोरा और थेवन नाम के दो लोगों को दिखाते हुए, जो पुर्तगाली सैनिकों से बच के पूरब की तरफ भाग रहे थे। उन्हें अपने गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना था, पर नदी पार करना रात में मुश्किल था, इसीलिए वो उस रात उसी जंगल में रुकते हैं। कोरा को वहाँ कुछ सही नहीं लगता। दूसरे दिन जब थेवन की आँख खुलती है तो वो कोरा को अपने पास ना पाके उसे ढूंढते हुए जब जंगल के अंदर जाता है तो देखता है कि कोरा एक यक्षी के चंगुल में फंस गया है। यहाँ मैं बता दूं, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से यक्षी उन फीमेल आत्माओं को कहा जाता है जो देवों, असुरों, गंधर्वों और अप्सराओं से अलग होती हैं। ये देखने में खूबसूरत होती हैं और इंसानों को अपने पास अपने खूबसूरती से खींचती हैं और फिर उन्हें मार के अपनी प्यास बुझाती हैं। खैर, यक्षी कोरा को मार देती है और थेवन वहाँ से भाग निकलता है, पर वो नदी के बहाव को देख के नदी पार नहीं कर पाता और उसी जंगल में आगे बढ़ते हुए वो एक पुराने हवेली में पहुंचता है। वो बहुत भूखा था। कई दिनों से भागते रहने के वजह से उसने कुछ नहीं खाया था। वहाँ उसे कुछ नारियल पड़े मिलते हैं। वो उन नारियल को उठा के खाने लगता है। उसे उस हवेली में खाना बनाने वाला एक कुक चोरी करते हुए पकड़ लेता है। थेवन उसे माफी मांगता है और बताता है कि वो नदी पार नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ भटकते हुए आ गया। कुक उससे पूछता है कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है। थेवन बताता है कि अभी फसल कट चुकी है और वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है। कुक अब थेवन के सामने आता है और उसे कहता है कि नदी एक काल चक्र की तरह है जिसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद थेवन को उस हवेली के मालिक पोटुमन पोट्टी के पास ले जाया जाता है। थेवन पोट्टी को बताता है कि वो एक गायक है जो महल के महाराजा के लिए गाया करता था, पर युद्ध शुरू होते ही वो वहाँ से भाग आया था। वो पोट्टी के कहने पे उसे एक गाना गा के सुनाता है। पोट्टी को उसका गाना बहुत पसंद आता है और वो उसे खाने के लिए रुकने को कहता है। यहाँ पोट्टी थेवन को हमेशा के लिए अपने पास रोकने के लिए भी कहता है ताकि जब भी उसका मन करे थेवन उसे गाना सुना सके। थेवन वहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकना चाहता था, पर पोट्टी उससे ना नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए वो भी कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। पोट्टी उसे हवेली के अंदर प्रवेश करने को कहता है, जिसपे थेवन उसे कहता है कि वो नीच कुल से बिलोंग करता है। पोट्टी उस पे हंसता है और कहता है कि वो इन सब चीजों में यकीन नहीं करता और उसके लिए मेहमान सम्मान करने के योग है, चाहे वो नीच कुल का हो या फिर उच्च कुल का। इसके बाद कुक थेवन को हवेली के अंदर ले जाता है। ये हवेली पूरी तरह से एक खंडहर बन चुकी थी। वहाँ सिर्फ 2 लोग ही थे जो वहाँ रहते थे। कुक उसे बताता है कि इस हवेली में पोट्टी की 6 पीढ़ियां रहती आ रही हैं और हवेली की दक्षिण में जाना मना है। थेवन को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। उसके पूछने पे कुक उसे बताता है कि इस हवेली में उसे काफी कुछ सुनने को मिलेगा। उसे उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और प्रश्न नहीं करना चाहिए। कुक उसे ये भी बताता है कि उससे पहले वहाँ एक वैद्य भी रहता था जो खजाने के खोज में दक्षिण भाग में चला गया था और उसके बाद वो कभी देखा ही नहीं गया। वो उसे संभल के रहने को कहता है। रात में थेवन पोट्टी को गाना सुनाता है। पोट्टी को देख के लगता है कि उसे थेवन के गाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो पहले तो सोता रहता है और हम देखते हैं कि पोट्टी हमेशा मदिरा के नशे में चूर रहता था। कुक थेवन को खाना ला के देता है। थेवन काफी दिनों बाद भरपेट खाना खाता है, इसीलिए वो उस खाने के लिए भगवान को धन्यवाद करता है। ये बात सुन के पोट्टी गुस्सा हो जाता है। पोट्टी का कहना था कि वो खाना उसने उसे दिया है तो वो उस खाने के लिए भगवान को क्यों धन्यवाद दे रहा है। आगे हम कुक को हवेली के ऊपर वाले कमरे में जाते देखते हैं जो वहाँ किसी को खाना देने गया था। थेवन अब हवेली के आसपास घूमते हुए एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पे उसे कई सारे कब्रें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। जब वो अंदर पहुँचता है तो उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। वो जब ऊपर जाता है तो उसे कोई जंजीरों से जकड़ा हुआ वहाँ पे महसूस होता है जो कि उसके तरफ बढ़ रहा था। वो डर के वहाँ से भागता है। दूसरी सुबह उसे पोट्टी शतरंज खेलते दिखता है। पोट्टी उसे भी खेलने का आमंत्रण देता है, पर थेवन के पास कुछ भी नहीं था दाव पे लगाने के लिए। पोट्टी कहता है वो अपना समय दाव पे लगा सकता है। पोट्टी उसे कहता है कि अगर वो जीतता है तो वो यहाँ से जा सकेगा और अगर वो हारा तो हमेशा के लिए उसे वहाँ रहना पड़ेगा। थेवन ये रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो अपने माँ के पास जाना चाहता था, इसीलिए वो खेलने से मना कर देता
लेता है। पोट्टी उसे पहले तो समझाते हुए उसके पास्ट में हुए कुछ चीजों को उसे बताता है, जिन्हें सुन के थेवन चौंक जाता है क्योंकि उसने ये बात पोट्टी से कभी डिस्कस नहीं की थी। पर फिर भी जब थेवन खेलने से इनकार कर देता है तो पोट्टी उसे पासे मांगने के बहाने अपने हाथों को हटा लेता है और पासे शतरंज पे गिरते ही वो खेल शुरू हो गया था, जिसके लिए अब थेवन मना भी नहीं कर सकता था। खेल शुरू होता है और खेल के अंत में पोट्टी अपने पासों को जादू से पलट के बाजी जीत लेता है और थेवन हमेशा के लिए उसका दास बन जाता है। यहाँ ये तो समझ आ गया था कि पोट्टी के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिससे उसने थेवन की पिछली जिंदगी के बारे में पता लगा लिया और पासों को पलट भी दिया था। जब थेवन कुक के पास जाता है तो कुक उसे पोट्टी से बच के रहने को कहता है, जिसपे थेवन का कहना था कि मालिक महाज्ञानी है, उन्हें सब पता है और वो एक उच्च कुल के ब्राह्मण भी हैं। कुक उसके बातों को सुन के हंसता है और उसके बनाए गए खाने को देख के थेवन के अंदर खाने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, क्योंकि वो खाना बहुत ही गंदे तरीके से बनाता था। जब थेवन खाने बैठता है तो हम देखते हैं कि वो उस खाने को अपने मुंह तक भी नहीं ले जा पाता, जबकि पोट्टी उसी के सामने बैठ के आराम से खा रहा था। पोट्टी एक ब्राह्मण होते हुए भी मांस का सेवन करता था। पोट्टी बातों बातों में थेवन से उसकी माँ की बात करता है, पर हम देख पाते हैं कि थेवन की याददाश्त अब कमजोर होती जा रही थी। वो भूल चुका था कि उसने अपनी माँ के बारे में पोट्टी से कभी कुछ कहा था। तभी कुक वहाँ आता है। पोट्टी उसे और खाना लाने को कहता है। कुक उससे कहता है वो पहले ही 4 बार खाना उसे दे चुका है और अब कुछ नहीं बचा है देने के लिए। ये बातें वो पोट्टी के आंखों में आंख डाल के कर रहा था, जिससे पोट्टी को गुस्सा आ जाता है और उस कमरे में रखी चीजें भी कांपने लगती हैं। कुक जो कि पोट्टी से दूर खड़ा था, वो उसके पास खुद ब खुद खींचा चला आता है। पोट्टी उसका गला दबाने लगता है। ये सब देख के थेवन डर गया था। हमें यहाँ ये समझ आ जाता है कि पोट्टी को उस हवेली में हो रही हर चीज का पता चल जाता था। कुक ने जो खाना बनाया था वो स्वच्छ तरीके से नहीं बनाया था, इसलिए पोट्टी उसे बार बार खाना मांग के परेशान कर रहा था और उसके आंखों में आंख डाल के बात करते ही उसने उसे सजा भी दिया। अब थेवन कुक से पूछता है कि पोट्टी कौन है। कुक उसे बताता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सच है। इससे पहले हवेली में एक नृत्यक और एक सहायक रहते थे। उन्हें खुद पोट्टी ने अपने हाथों से मारा था और उन सबको कुक ने अपने हाथों से बाहर गाड़ा था, और जो कब्र थेवन ने देखे थे वो उन्हीं लोगों की कब्र थी जिन्हें पोट्टी ने मारा था। कुक उसे कहता है अगर उसे कोडुमन पोट्टी को जानना है तो उसे चुड्डलन पोट्टी को जानना होगा। चुड्डलन पोट्टी ने कई वर्षों पहले वाराही देवी को प्रसन्न करके एक असुरी शक्तियों वाला चातन भेंट के रूप में पाया था, पर चुड्डलन पोट्टी के अत्याचार से परेशान होकर चातन ने उसे और उसके पूरे परिवार को मार डाला और पोट्टी खानदान के आखिरी वंशज कोडुमन पोट्टी जब यहाँ चातन को हराने आए तब उन्होंने उसे फिर से बंदी बनाया और अब वो चातन ऊपर उसी कमरे में बंदी है जहाँ थेवन गया था। कुक उसे कहता है अगर थेवन इसी तरह हवेली में घूमता रहा तो उसे उसकी भी कब्र खोदनी पड़ेगी। उसी रात हम देखते हैं यक्षी जिसने कोरा को मारा था वो पोट्टी के हवेली में आती है, जिसे थेवन पोट्टी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। यहाँ ये समझ आ जाता है कि पोट्टी के पास थेवन को यक्षी ने ही भेजा था। उस समय यक्षी के पास 2 लोग थे अपनी प्यास बुझाने के लिए, जिसमें से एक उसने पोट्टी को भेज दिया था, यानी उसका रास्ता भटका दिया ताकि वो पोट्टी के पास खुद ब खुद पहुंच जाए। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि थेवन इतना डर चुका था कि वो कुक से कहता है कि उसके साथ भाग चले, पर कुक उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। थेवन अब अपने कपड़े बांध के वहाँ से निकलने ही वाला था कि वहाँ पोट्टी आ जाता है और उसे कहता है कि अगर उसे जाना ही था तो वो उसे बता के जा सकता था। जब थेवन उसे जाने देने को कहता है तो वो उसे कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, इतने बारिश में तुम कैसे जाओगे, और तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। उसी रात पोट्टी थेवन को बताता है कि ये बारिश 1 सप्ताह भी चल सकती है, कुछ मास भी चल सकती है या फिर कुछ वर्षों तक भी चल सकती है। वो ये भी बताता है कि आखिरी बार ये वर्षा लगातार 3 वर्षों तक चली थी जब वो नृत्यक वहाँ था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पोट्टी ने उस नृत्यक को इसीलिए मारा था क्योंकि उसने नाचना छोड़ दिया था। पोट्टी हमेशा अपने दासों से बस इतना ही चाहता था कि जिस काम के लिए उन्हें वहाँ रखा गया है वो बस उस काम को निष्ठा पूर्वक करते रहें। पर जब नृत्यक ने नाचने से मना किया तो उसने उसे मार दिया क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं था। और कुक जो कि चाहे जैसे भी खाना बनाए वो कभी अपने काम से पीछे नहीं हटा था, इसीलिए आज तक वो जिंदा था। थेवन पोट्टी से कहता है नृत्य और संगीत एक दैविक कला है और वो इंसान उस कला को कैसे समझेगा जो अपने संस्कार भूल चुका है। यहाँ वो पोट्टी को ये बोलना चाहता था कि ब्राह्मण होते हुए भी वो मांस और मदिरा का सेवन करता
होता है, जिसपे पोट्टी उसे कहता है ये ब्रह्म युग है, इस युग में इंसान जितना भी भगवान को बुला ले वो कभी नहीं आएंगे मदद के लिए, इसीलिए ब्रह्म युग में संस्कारों को निभाने का भी कोई फायदा नहीं है। थेवन समझ गया था कि वो पोट्टी से नहीं जीत सकता। वो कहता है वो उसके लिए गाएगा, पर पोट्टी उससे गुस्सा हो गया था। वो उसे कहता है वो अब उसे सह नहीं पा रहा है। उसी रात कुक थेवन को मदिरा पीने को देता है, जिसे पीने के बाद थेवन उसे अपने गांव, अपने घर और अपनी माँ के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ ने मेहनत करके उसे कानों की बाली दी है, जिसे वो हमेशा पहने रहता है। थेवन उससे पूछता है उसके घर में कौन कौन है, जिसपे कुक उसे बताता है कि कोई नहीं है उसके परिवार में। आगे हम देखते हैं थेवन सोते हुए एक आवाज सुनता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी कमरे में है जहाँ चातन को रखा गया था। उसके सामने चातन खुद खड़ा था जो कि उसके पास आ रहा था। थेवन डर जाता है और असल में उसकी आँख खुलती है। वो सपना देख रहा था। जब वो कुक को ढूंढने जाता है तो देखता है कि वो एक और कब्र खोद रहा है। ये देख के वो समझ जाता है कि पोट्टी उसे भी मारने वाला है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो हवेली से निकल पाता उसे खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है और उसे वापस आना पड़ता है। जब वो अंदर पहुँचता है तो उसके सामने पोट्टी खुद खड़ा था। वो उसे कहता है अगर उसे जाना ही था तो उसे उससे आज्ञा लेके जाना चाहिए था। थेवन पोट्टी के पैरों को छू के उससे आज्ञा मांगता है और थेवन को उसके सामने गिड़गिड़ाते देख पोट्टी उसे मना कर देता है और उस पे हंसता है। यहाँ साफ पता चलता है कि पोट्टी एक निर्दयी इंसान था। उसे लोगों को अपने नीचे दबा के रखने में मजा आता था, इसीलिए जो भी उस हवेली में एक बार प्रवेश कर लेता था वो उसे कभी बाहर नहीं जाने देता था। कुक थेवन को पानी और दवा देता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए और उसे ये भी बताता है कि वो जितना यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा उसकी याददाश्त मिटती जाएगी। थेवन को कुक की बात समझ नहीं आती, जिसपे कुक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है तुम कब यहाँ आए थे। थेवन उसे कहता है कुछ सप्ताह पहले। कुक उससे कहता है कुछ सप्ताह या फिर कुछ महीनों पहले। अब थेवन कंफ्यूज्ड हो चुका था। जब कुक उससे उसका और उसकी माँ का नाम पूछता है तो थेवन को कुछ याद नहीं था। इसके बाद कुक उसे ऊपर उसी कमरे में ले जाता है जहाँ चातन कैद था। वहाँ अब एक लाश रखी हुई थी। जब थेवन उस लाश का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं कोडुमन पोट्टी थे, जिन्होंने पिछली रात ही दम तोड़ा था। कुक उसे बताता है कि कोडुमन पोट्टी जब चातन को खत्म करने आया था तो वहाँ फंस गया था और यहाँ से निकलने की कोशिश में वो सब कुछ भूलता चला गया और उसे यहाँ बांध के रखना पड़ा। वो ये भी बताता है कि कोडुमन पोट्टी के शरीर में जो इस हवेली में राज करता है वो चातन है। ये चातन अपनी शक्ति में इतना डूब चुका है कि इसने अपने ही चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया है। वो खुद इस घेरे से बाहर नहीं जा सकता और जो कोई इस घेरे में फंसता है वो उसको भी बाहर नहीं निकलने देता। इसके बाद थेवन और कुक मिलके असली कोडुमन पोट्टी को दफना देते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है और हम देख पाते हैं इन कुछ समय में ही थेवन बूढ़ा होने लगा था, जिसका मतलब था कि ये घेरा एक टाइम लूप था जिसमें समय का पता नहीं चलता था, पर उन सब की उम्र बढ़ती जा रही थी। थेवन को वहाँ आए हुए कई वर्ष बीत गए थे, पर उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था और अब तक तो बारिश भी नहीं रुकी थी। जैसा कि चातन ने कहा था ये वर्षा कब रुकेगी उसका कुछ पता नहीं। खैर एक दिन कुक थेवन को बताता है कि इस जगह से निकलने का एक ही तरीका है। उन्हें हवेली के दक्षिण इलाके में जाना होगा जहाँ नीचे एक गुप्त कमरा है। वहाँ एक अखंड ज्योत जल रही है, उन्हें उसे बुझाना होगा। इस ज्योत की रक्षा चातन खुद उसके ऊपर रह के करता है। उस कमरे में एक ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी उसने पूरे हवेली में ढूंढी पर उसे कहीं नहीं मिली। थेवन उसे कहता है कि वो पता लगाएगा कि वो चाबी कहाँ है। अगली सुबह थेवन चातन के पास जाता है और फिर से शतरंज का खेल खेलने को कहता है, जिसपे चातन उसे कहता है कि अब उसके पास कुछ नहीं है दांव पे लगाने के लिए। थेवन उसे कहता है कि उसके पास एक कुंजी है। ये सुनते ही चातन अपने कमर पे हाथ देता है और ये थेवन देख लेता है, पर थेवन अब बात को घुमा देता है और चातन को उसकी बातों पर शक भी नहीं होता। अब उन्हें पता था कि वो चाबी कहाँ है, पर लगातार बारिश होने के वजह से एक पेड़ हवेली के ऊपर धीरे धीरे गिर रहा था। अगर वो पेड़ पूरी तरह से गिर जाता तो उस ज्योत तक पहुँचने का रास्ता भी बंद हो जाता। इसीलिए अब उन्हें जो भी करना था जल्दी करना था। थेवन एक प्लान बनाता है जिसमें कुक को वो खाना और मदिरा पिला के चातन को गहरी नींद में सुलाने को कहता है ताकि वो उस चाबी को उसके कमर से निकाल सके। कुक अपने काम में लग जाता है, पर चातन कुक के पास जाता है और उसे धमकाता है क्योंकि उसने उससे बिना पूछे थेवन को मदिरा पिलाई थी। अब चातन को
थेवन से प्रॉब्लम होने लगी थी वो कुक को थेवन के लिए कब्र खोदने के लिए कहता है। उस रात जब चातन पूरी तरह मदिरा के नशे में था तब थेवन उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है पर उसे वो चाबी उसके कमर में नहीं मिलती। तभी चातन जाग जाता है और थेवन को मारने ही वाला होता है कि उस ज्योत वाले कमरे में कुक पहुंच के उस ज्योत को बुझा देता है और थेवन बच जाता है। यहाँ तक कि अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। एक्चुअली में यहाँ पे थेवन के प्लान के बारे में चातन को पता चल चुका था क्योंकि हवेली में होने वाली हर एक बात को चातन सुनता था, इसीलिए वो तैयार था थेवन के उसके पास से चाबी निकालने के लिए। पर जब चातन कुक को धमकाने के लिए गया था तो कुक ने बड़े ही चालाकी से उसके कमर से उस चाबी को निकाल लिया था और क्योंकि उन दोनों ने इस बात को कभी डिस्कस ही नहीं किया था तो चातन को भी इस बात का पता नहीं था। अब चातन कहीं छुप चुका था क्योंकि जोत के बुझते ही वो कमजोर पड़ गया था। अब थेवन कुक से मिलता है और कहता है कि उसने उसे धोखा दिया और चातन के पास उसे मरने के लिए भेजा, जबकि उसके पास पहले से ही वो चाबी थी। पर वो समय आपस में लड़ने का नहीं था, इसीलिए वो वाराही देवी की जादुई पेटी को लेके चातन को उसमें बंद करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो आगे पहुंचते हैं जहां उन्हें चातन मिलता है। चातन का कहना था वो दोनों नीच कुल के हैं, वो उसे कभी उस पेटी में कैद नहीं कर सकते। यहाँ कुक एक बहुत बड़े बात से पर्दा उठाता है। वो कोडुमन पोट्टी और उसकी दासी का बेटा था और क्योंकि उसके शरीर में कोडुमन पोट्टी का खून था वो उसे कैद कर सकता था। कोडुमन पोट्टी से ही उसने ये विद्या सीखी थी और अपने पिता को बचाने के लिए वो वहाँ आया था। उसे चातन के बारे में इसलिए सब कुछ पता था क्योंकि वो चातन को कई सालों से देखता आ रहा था और इसीलिए वो भी अभी तक उस हवेली में सरवाइव कर पाया था। अब चातन उन पे हमला करता है पर क्योंकि वो अब कमजोर था वो उनके दिमाग के साथ खेलने लगता है। वो कुक को एक ऐसी जगह पे फंसा देता है जहाँ पे दीवारें अपने आप चल रही थी और थेवन एक ऐसी जगह पे फंसा था जहाँ सारी दीवारें उसके पास आती जा रही थी। वो दोनों किसी तरह से उस जाल से निकल के जब चातन के पास आते हैं तब कुक चातन के हाथों से एक अंगूठी निकाल लेता है। चातन उसे मना करता है उस अंगूठी को पहनने के लिए। कुक अब उसके शरीर में आग लगा देता है। कुछ देर बाद कोडुमन पोट्टी के शरीर से चातन निकलता है। कुक उसे उस पेटी में जाने को कहता है। इससे पहले कि कुक उस अंगूठी को पहन के चातन का स्वामी बनता, थेवन उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसने उस अंगूठी को पहन लिया तो वो भी उन जैसे छोटे लोगों का शोषण करेगा। उन दोनों में इस बात को लेके लड़ाई शुरू हो जाती है जिसे चातन चुपचाप देखता रहता है। थेवन कुक को हरा के जैसे ही उस अंगूठी को उठाता है आग चारों तरफ फैलने की वजह से वो हवेली पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और हम थेवन को वहाँ से निकलते देखते हैं। थोड़ी दूर जाते ही कुक उस पर फिर से हमला कर देता है पर वो देखता है कि थेवन के कानों में उसकी माँ की दी हुई बाली नहीं थी। वो समझ जाता है कि वो थेवन नहीं है, चातन है और हम उस हवेली के अंदर थेवन की लाश को देखते हैं जो हवेली में धसी पड़ी थी। कुक वहाँ से भागता है पर कुछ दूर जाने पे पुर्तगाली सैनिक उसे पागल सोच के गोली मार देते हैं और हम पुर्तगाली सैनिकों को उसी हवेली की तरफ जाते देखते हैं। वही चातन जो अब थेवन के शरीर में था वो आजाद हो चुका था। वो उसी नदी को पार करने की कोशिश में था जहाँ से असली थेवन वापस लौट के आया था। हो सकता है कि वो अब थेवन के गांव जाके अपना कहर बरसाएगा। यहाँ हो ना हो चातन को ये बात तभी पता चल गई थी जब थेवन ने उसे पुर्तगाली हमले के बारे में बताया था। वो समझ चुका था बहुत ही जल्द वो सैनिक उस हवेली पे भी कब्जा कर लेंगे, इसीलिए वो खुद चाहता था उस हवेली में से निकलना। पर क्योंकि वो खुद उस हवेली में कैद था इसीलिए उसने इतने सालों में उस ज्योत को बुझने दिया और जानबूझ के उस चाबी के बारे में भी थेवन को बताया। उसे ये भी पता था कि कुक और थेवन में अंगूठी को लेके लड़ाई जरूर होगी और उसी चीज का फायदा उसने उठाया क्योंकि जब इंसान के पास शक्तियाँ आती है तो वो भूल जाता है कि वो कितना गलत कर रहा है, जैसा कि चुड्डलन पोट्टी ने चातन के साथ किया और उसी का बदला चातन ने पोट्टी के पूरे परिवार से लिया। अब उस शक्ति का प्रयोग पुर्तगाली सैनिक कर रहे थे जिससे साफ पता चलता है कि इंसान की मानसिकता किसी तरह के शक्ति को पाते ही बदल जाती है और वो अपने ही नीचे वाले लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वही काम कुक भी करना चाहता था। वो खुद एक दासी का बेटा था। हो सकता है उसे वो सब सुविधाएं नहीं मिली हो जो एक ब्राह्मण को मिलनी चाहिए, पर उसे दुर्बल लोगों की तकलीफ को समझना चाहिए था। पर जैसे ही उसके हाथों शक्ति आई उसने भी वही किया जो हर कोई करता है। चातन एक असुरी शक्ति वाला मायावी था। उसे वाराही देवी ने चुड्डलन पोट्टी को एज अ गिफ्ट दिया था ताकि वो उसका यूज करके अच्छे काम कर सके, पर चुड्डलन पोट्टी ने भी चातन का शोषण किया और जब वही शक्ति चातन ने पोट्टी फैमिली से छीन ली तो वो भी वही करने लगा जो हर कोई
शक्ति पाने के बाद करता है। खैर, चातन से हम कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद एक असुर था, पर इंसानों ने भी उसके साथ असुरी व्यवहार किया, इसीलिए उसने भी अपने अंदर के असुर को बाहर निकाल के शक्ति का दुरुपयोग किया। वहीं थेवन जैसे लोग जो गरीब और लाचार होते हैं, उन्हें ही हमेशा अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे और भूले बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।